चीज़ें हो भी चुकी हैं, तो ये आपातकालीन प्रावधान होते हैं जी। तो हम साधारण भाषा में जानते हैं आपातकाल स्थिति क्या होती है। कोई भी ऐसी खतरनाक स्थिति जो हमारी पसंद की नहीं होती है, जिससे बहुत खतरा होता है, नुकसान पैदा हो, वो आपातकालीन स्थिति होती है। इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हम कई तरह के जो है प्रयास करते हैं। उसमें से एक प्रयास जो है हमारे भारतीय संविधान के अंदर आपातकालीन प्रावधान के रूप में लिखा गया है। अब ये तो हुआ देश के कॉन्टेक्स्ट में, जो हम पढ़ेंगे वो देश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां बताई गई हैं। इसमें से एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। तो इसमें बहुत तरह-तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग से रहते हैं थोड़ा-सा, जैसे 252 है, 352 है, इस तरह से चीज़ें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ करती हैं। आपातकाल जब कभी भी लगता है देश के अंदर, तो जो देश का नॉर्मल सिस्टम होता है ना जी काम-काज करने का, वो तरीका जो है ना, वो प्रणाली बदल जाती है। क्योंकि उस टाइम सारी जो देश की व्यवस्था है, जो ऊर्जा है, जो संसाधन है, वो उस आपातकालीन स्थिति से निपटने में लग जाती है, उसको सुधारने में लग जाती है। तो इसलिए आपातकालीन स्थिति बहुत ही एक विशेष प्रकार की स्थिति होती है, जिसमें पूरे सिस्टम जो एक डेली रूटीन का होता है, वो बदल जाता है। भारत के अंदर आपातकाल की घोषणा कौन करता है? वो करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से करते हैं? अपनी इच्छा से राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करते। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि संघ कार्यकारिणी की जितनी भी शक्तियाँ हैं, यूनियन की जितनी भी एग्ज़ीक्यूटिव पावर्स हैं, वो राष्ट्रपति के पास हैं। अब राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति उनका प्रयोग नहीं कर सकते। उनका प्रयोग कब कर सकते हैं? जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उनको ऐसा करने की सलाह और सहायता प्राप्त होगी। तो उसी तरह से जब भी कोई आपातकाल लगाना हो देश के अंदर किसी प्रकार की स्थिति को देखते हुए, तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को सलाह मिलती है कि आप आपातकाल लगाएँगे, क्या करेंगे, जो भी स्थिति है। उसके बाद एक ऑर्डर निकलता है जिसमें होता है कि राष्ट्रपति ये घोषित करते हैं कि भई मैं संतुष्ट हूँ और ऐसी स्थिति बन गई है देश के अंदर कि हमें ये वाला फलाना-फलाना आपातकाल लगाना पड़ेगा। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपातकाल लगाने का जो घोषणा की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अथॉरिटी जो है, आधिकारिक अथॉरिटी जो है वो राष्ट्रपति के पास है। हमारे भारत के संविधान के अंदर आपातकाल के जो प्रावधान हैं, वो भाग 18 के अंदर वर्णित किए गए हैं और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में इसमें चर्चा की गई है। इसमें अनुच्छेद 352, 356, 360 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर 365, 358 एंड 359 ये आर्टिकल भी साथ-साथ इंपॉर्टेंट है, वो इसी में आएँगे। वो मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या होते हैं। जब कभी भी देश के खिलाफ कोई साजिश होती है, चाहे बॉर्डर के पार हो या देश के अंदर हो, तो उस समय पर आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाती है। ये जो विचार है आपातकालीन प्रावधान, जैसे हमने देखा था ना हमारे संविधान में अलग-अलग देशों के संविधानों से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। उसी तरह से आपातकालीन जो प्रावधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए बनाया था। इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है आपातकाल, क्योंकि आपातकालीन स्थिति को ज़्यादा अच्छी तो होती नहीं है। तो तर्क ये दिया जाता है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बचाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आपातकाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 352 अनुच्छेद के अंदर है, 352 ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लगता है। पहला कारण युद्ध, जैसे युद्ध की स्थिति बन गई है। दूसरा कारण बाहरी आक्रामकता, कि अभी युद्ध हुआ नहीं है लेकिन आक्रामक स्थिति बन चुकी है, तो स्थिति से समय पर निपटने के लिए होता है। और तीसरा, देश के अंदर देश के नागरिकों द्वारा सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह यानी कि हथियार लेकर देश के खिलाफ, देश की कानून व्यवस्था, सरकार के खिलाफ जो है, ये सब व्यवस्था की जाती है। तो जब कभी ऐसा ही हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इसमें एक बड़ी मजेदार बात है, जब हमारा संविधान लिखा गया था, तो उस समय ये राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर जैसे यहाँ पर लिखा है ना ये सशस्त्र विद्रोह नहीं होता था। यहाँ पर सिर्फ
आंतरिक गड़बड़ियां या आंतरिक गतिरोध, ये शब्द हुआ करता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको, बोलते हैं आंतरिक गड़बड़ी। तब आंतरिक गड़बड़ी तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, आप कुछ भी सोच लो। तो आंतरिक गड़बड़ी के शब्द का इस्तेमाल करके तो उस समय की तत्कालीन जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1975 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। अच्छा, वो राष्ट्रीय आपातकाल किसी मतलब ऐसे विद्रोह के खिलाफ नहीं था कि वो हथियार लेके खड़े हो गए। वो था ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ, जितने भी आपके राजनीतिक विपक्षी दल थे। तो उस समय की सरकार ने जो बोला इंदिरा गांधी की कि ये राष्ट्रीय जितने भी हमारे ऑपोजिशन वाले हैं, विपक्षी दल वाले हैं, ये जनता को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। तो सबको पकड़ के 2 साल के लिए अंदर डाल दिया गया। तो ये उस समय की बात है जब यहाँ पर आंतरिक गड़बड़ियां शब्द लिखा हुआ जाता था। बाद में जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हुआ 75 वाला, तो 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उन्होंने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा और आंतरिक गड़बड़ी को हटा दिया। क्योंकि आंतरिक गड़बड़ी शब्द बहुत बड़ा है, विस्तृत है, उसका विचार विस्तृत है, वो कुछ भी हो सकती है। तो किसी भी तरह की आंतरिक गड़बड़ी के चक्कर में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देना वो गलत हुआ। तो उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, एक निश्चित कर दिया कि हाँ, हथियारों के साथ कोई विद्रोह करता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल सुनने में तो लगता है कि देश के खिलाफ, मतलब देश में लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर राज्य में लगे, या किसी राज्य के किसी हिस्से में लगे, या देश के किसी एक हिस्से में लग जाए। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। उसके बाद बात करते हैं जी राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, ये राज्यों में लगता है, और ये तब लगता है राज्य में जब जो राज्य की सरकार है वह संवैधानिक तौर तरीकों से अपने राज्य को नहीं चला रही है। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, राज्य आपातकाल भी कहते हैं। जब बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप लिख रहे थे संविधान का, और तो ये उस समय के डाले गए प्रावधान, तो वो बड़े निश्चिंत थे कि हम ये प्रावधान दे तो रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि राष्ट्रपति शासन कभी लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने संविधान बनाया ही इतने सुंदर और सजग ढंग से है, ऐसी स्थिति बनेगी नहीं, कोई विवाद होगा ही नहीं किसी प्रकार का। और हैरानी होगी आपको जान के कि संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले यही आपातकाल लगा था। इतिहास आप छान के देख सकते हैं, तो यही आपातकाल लगा था, और यही आपातकाल सबसे ज्यादा लगा है आज तक। अब अंबेडकर साहब ने इसको बोला था कि ये हम प्रावधान तो दे रहे हैं राष्ट्रपति शासन का, पर ये मृत पत्र है, डेड लेटर है। तो शब्द एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से, या निम्नलिखित जो भी आपको दिया गया, किसको मृत पत्र कहा गया है? वो कहा गया अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को। किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। नोट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वित्तीय आपातकाल है। सबसे पहली चीज बता दूं, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है भारत में। पूछा जाता है कि इन निम्न में से कौन सा आपातकाल नहीं लगा है, या जो भी क्वेश्चन फ्रेम आउट किया गया होगा उसमें वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल लगता ही क्यों है? वो लगता तब है जब किसी देश की सरकार इतनी मूर्ख होती है जिसको ये समझ में नहीं आता कि हमारी आमदनी और खर्चे कैसे बैलेंस करना। जब देश की आमदनी घटती 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 कितनी घट जाती है और खर्चे बढ़ जाते हैं, तब वित्तीय आपातकाल स्थिति आती है। ये वित्तीय आपातकाल तब लगते हैं जब आपके देश के अंदर टैक्स कलेक्शन का सिस्टम अच्छा नहीं है, टैक्सेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, लोग कर नहीं देते। एक होता है टैक्स सिस्टम है पर कर नहीं देते, गवर्नमेंट ऐसी कुछ स्कीम्स पॉलिसी नहीं निकालती जिससे कि गवर्नमेंट अर्न कर सके, सरकार के एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, यानी कि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहो कि आपका सामान दुनिया में बिके, कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब भी आप देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप कुछ भी खरीदने जाते हैं ना, कि पैसा तो लगेगा ही, और उधारी पे या किस्तों पे तो मिलता नहीं है, ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी पड़ती है। जहां पे जिन देशों के साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, वो आपको एक बार थोड़ी सी पेमेंट के ऊपर सामान दे देंगे, जैसे तेल खरीदना। पर जब नेक्स्ट टाइम आप तेल खरीदने जाएंगे तो पहले बोलेंगे जी पिछला बकाया चुकता करो, फिर अगला लो। वो तभी हो सकता है जब देश की वित्तीय स्थिति अच्छी हो। और एक बात, देश की अगर वित्तीय स्थिति अच्छी होती है तो दुनिया में किसी प्रकार का भी संकट आ जाए, वो देश स्थिर रहता है, उस देश में अराजकता नहीं फैलती, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो आप कुछ भी कर सकते हो। युद्ध वही देश झेल सकता है लंबे समय तक जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और मैं आपको बताऊं, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितने दिन ही चला होगा? हार्डली, मोटा मोटा मैं बोलूं 3-4 दिन, मोटा मोटा बोल दिया मैंने, खींच दिया। 3-4 दिन में भी हमारे मिलियंस ऑफ रुपीस लग चुके हैं।
सोचो, खड़े पैर। अभी अगर हमारे देश की आय अच्छी नहीं होती, मुद्रा भंडारण अच्छा नहीं होता, टैक्स कलेक्शन अच्छा नहीं होता, हमारा दिवाला निकल चुका होता। तो थैंक्स टू जीएसटी स्पेशली, सरकार ने जीएसटी इतना अच्छा कानून लाया कि लोग जीएसटी दिया और कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ये जीएसटी देते ना हम, कई लोग सोचते हैं अरे जीएसटी देना पड़ेगा 18%, 22%। ये वही जीएसटी है जो दिया है ईमानदारी से देश के लोगों ने, व्यापारियों ने, जनता ने, जिसके वजह से हम ऐसे भारी भरकम ऑपरेशंस, बैटल्स में कामयाबी ले पाते हैं। अगर ये ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सैनिकों को राशन नहीं दे सकते, आप हथियार कैसे बनाओगे, सप्लाई चेन कैसे दोगे? तो पैसा हर जगह चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी होता है देश की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, आय के स्रोत देश बनाए जिसमें इंटरेस्ट से भी उसको कमाई हो, देश के आंतरिक जो टैक्स कर प्रणाली है वो भी अच्छी हो, लोग कर दें। अब कर देने में क्या दिक्कत है? अगर आप कमा रहे हो तो कर दो। कई लोग बोलते हैं जी जीएसटी भरना पड़ेगा, तो आज देख लो यही जीएसटी काम आया। इतना अच्छा जीएसटी कलेक्शन था, क्या किसी को फील हुआ कि हमने कितनी ब्रह्मोस मार दी, हमने कितने फाइटर जेट गिरा दिए पाकिस्तान के, हमने कितनी न्यूक्लियर साइट्स उड़ा ली? बढ़िया से हो गया। क्या महंगाई बढ़ी? सबसे पहला इंपैक्ट युद्ध का ये होता है, महंगाई बढ़ती है। 10 रुपए की चीज सीधे 1000 रुपए की हो जाती है। ये होता है प्रभाव युद्ध का। भूखमरी फैलती है। तो देश स्ट्रांग होगा जी इकोनॉमिकली। अब आप अमेरिका का उदाहरण ले लो, अमेरिका सबका डैडी बना फिरता पूरी दुनिया के अंदर, हो भी क्यों ना। आज अमेरिकी सेना, अमेरिकी नौसेना, एयरफोर्स दुनिया के हर कोने में अपना बेस बना के बैठी है। सोचो, दुनिया के हर कोने में, अपने देश में नहीं, दुनिया के कई टापुओं पर अमेरिकी सेना है। कहाँ अमेरिका और कहाँ हिंद महासागर, इंडिया के नीचे। वहां पर भी चेगोस आइलैंड, आपने रिसेंट न्यूज सुनी होगी, करंट अफेयर्स पिछले में, चेगोस आइलैंड के अंदर भी उसके ब्लैक बर्ड नाम के बॉम्बर एस्टेब्लिश है। कहाँ अमेरिका और कहाँ ये। जितना आप देश, अपने देश से दूर जाएंगे आपके खर्चे बढ़ेंगे। अमेरिका के कितने वॉरशिप हमेशा समुद्र में, महासागरों में, दूसरे देशों के महासागरों में चले हुए हैं, चीन के पास। कहाँ अमेरिका और कहाँ। तो जब ये चीजें चलती है ना, ये जहाज, इनका हर मिनट, हर घंटे का खर्चा करोड़ों में होता है। तो वो पैसा कहाँ से लाता है अमेरिका? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भैया, बहुत कमाता है। तो ये खर्चे वो तभी निकाल पा रहा है। एक फाइटर जेट को भी सिंपल ट्रेनिंग पर रोज उड़ाना हो, उसका भी करोड़ों का हिसाब से खर्च आता है, एक दिन का पूरा। तो वित्तीय स्थिति जी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब कभी भी देश के अंदर वित्तीय अस्थिरता आती है, आपका विदेशी मुद्रा भंडारण बहुत कम हो जाता है। विदेशी मुद्रा भंडारण क्या हुआ? एक तो हुई हमारी मुद्रा, रुपए। विदेशी मुद्रा का भी भंडारण हर देश में होता है, और जिस देश के अंदर विदेशी मुद्रा का भंडारण बहुत अच्छा होता है, दैट मीन्स कि वो दुनिया में कोई भी सामान खरीद सकता है। उदाहरण के लिए ट्रेंड चला है डॉलर का, डॉलर में पेमेंट होती है, आज भी होती है। अब तो चलो दुनिया शिफ्ट कर रही है, डॉलर का अल्टरनेट देख रही है। अगर आपके मुद्रा भंडारण में सभी मुद्राओं के साथ डॉलर की भरमार है, तो आप कभी भी खड़े होकर कोई भी सामान खरीद सकते हो, क्योंकि पेमेंट डॉलर में होनी है। इसलिए विदेशी मुद्रा, कल को कुछ इंपॉर्टेंट सामान भी खरीदना है, आपको तेल खरीदना है, तो डॉलर में पेमेंट है। वो बात अलग है कि रूस के साथ हम रूबल में पेमेंट कर लेते हैं, ईरान के साथ हम दिनार में पेमेंट कर लेते हैं, जो जो भी जैसा भी सिस्टम, वो चीज अलग है। लेकिन आफ्टर मेन जो काम होता है वो डॉलर में ही होता है ना जी। और अगर देश की आय कम हो तो भी दिक्कत है। अब चलते हैं जी राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर। मैंने थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन सा दे दिया। राष्ट्रीय आपातकाल के हमने भी पीछे देखे, युद्ध की स्थिति हो, बाहरी आक्रामकता हो, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है। अब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले चर्चा की है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो